वीडियो में हम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को समझेंगे। ये भी सीखेंगे कि आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑफ ए सॉलिड क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक एन पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्स, वाई और जी डायमेंशंस में सम के इक्वल होती है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक एक ऑसिलेटर इंटीजर नंबर्स के बराबर एनर्जी क्वांटा जमा कर सकता है। इसी तरह टोटल एनर्जी जो होगी वो एन एटम्स के 3n ऑसिलेटर्स और ग्राउंड लेवल एनर्जी का सम होगी। ऑसिलेटर किसे कहते हैं इसको हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। पहले हम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है इसको समझते हैं। क्लासिकल सिस्टम्स के लिए इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थ्योरम हमें यह बताता है कि किसी भी दिए गए टेम्परेचर पे क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की एवरेज एनर्जी जो होती है वो 1/2 kT होती है। क्वांटम सिस्टम के लिए इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे एनर्जी जो है वो एटम्स के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब हम आइंस्टाइन का स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑफ सॉलिड को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी सॉलिड या क्रिस्टल एटम से मिलकर बना होता है और ये एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। एटम्स को हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं क्योंकि एटम एक फिक्स पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करता है। यहाँ एक सॉलिड का रफ मॉडल दिखाया गया है जिसमें स्प्रिंग्स जो हैं वो एटम्स जो हैं वो स्प्रिंग्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ये फर्ज करते हैं कि इस सॉलिड को किसी टेम्परेचर T पर रखा गया है और एटम्स जो हैं वो रैंडम और डिसऑर्डर्ड वाइब्रेशंस कर रहे हैं। हर एटम्स अपने नेबर्स से इंडिपेंडेंटली रैंडम ऑसिलेशन कर रहा है। एक एटम एक्स, वाई और जी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है। इसीलिए हम एक एटम को 3 ऑसिलेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर एटम की तादाद n है तो हमारे पास 3n ऑसिलेटर्स होंगे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। हम एटम्स को 3 ऑसिलेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो फर्क है वो एक एनर्जी क्वांटा का होता है और एक एनर्जी क्वांटा जो है वो एच कट म्यू के बराबर होता है, सॉरी एच कट ओमेगा के बराबर होता है। ये तमाम ऑसिलेटर्स एक जैसे होते हैं और एनर्जी क्वांटा भी एक जैसे होते हैं। हम मुख्तलिफ एनर्जी क्वांटा फर्ज करते हैं और फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक एटम के ऑसिलेटर्स में चेक करते हैं। यानी हम पहले एक मैक्रोस्टेट फर्ज करेंगे और फिर उसके करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट्स को देखेंगे। चले हमारी सबसे पहले जो हम माइक्रोस्टेट फर्ज करते हैं वो हम कहते हैं कि हमारे पास एक एटम है और उस एटम के अंदर 0 क्वांटा ऑफ एनर्जी है। अब इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर 0 क्वांटा एनर्जी है तो वो हर ऑसिलेटर के 0 लेवल के अंदर ही पाए जा सकते हैं वो एनर्जी क्वांटा। अब 0 लेवल को हम ग्राउंड लेवल एनर्जी भी कहते हैं और ग्राउंड लेवल एनर्जी किसी भी एटम की मिनिमम एनर्जी हो सकती है। 0 लेवल का मतलब ये नहीं है कि उस एटम के पास 0 एनर्जी है। अब अगर हमने 0 क्वांटा को फर्ज किया है और हमारे पास एक एटम है और उस एक एटम के 3 ऑसिलेटर्स हैं, तो हमारे पास हर ऑसिलेटर का जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर एक एक क्वांटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने क्वांटा को एक पीले रंग के डॉट से
रिप्रेजेंट किया गया है। अब चूंकि ये जीरो क्वांटा एनर्जी लेवल और एक एटम के लिए है, तो हम इसकी ये जो माइक्रो स्टेट हमारे पास आई है, इसको हम 000 कह सकते हैं। तो अब इस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो माइक्रो स्टेट आई है वो सिर्फ एक है। चलें अब हम एक और माइक्रो स्टेट फर्ज करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक एटम है और एक ही एनर्जी क्वांटा है। अब हमारे पास चूंकि एक एटम के करस्पॉन्डिंग तीन ऑसिलेटर हो सकते हैं जो कि एक्स वाई और जी डायमेंशन में होंगे, तो अब इस एक एनर्जी क्वांटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। यानी पहला तरीका ये होगा कि जो हमारे पास ऑसिलेटर्स हैं उनमें जो ये पहला हमारे पास तरीका है, उसमें जो एक एनर्जी क्वांटा है वो पहले ऑसिलेटर के फर्स्ट लेवल में है और एक ही एनर्जी क्वांटा था तो बाकी दोनों ऑसिलेटर्स के ग्राउंड जीरो एनर्जी लेवल या ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर जो है वो एनर्जी क्वांटा होंगे जो कि 0 0 एनर्जी क्वांटा है। इस स्टेट को हम 1 0 0 कह सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक एनर्जी क्वांटा जो था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम जो दूसरा ऑसिलेटर है उसके पहले एनर्जी लेवल में इस एनर्जी क्वांटा को प्लेस कर दें और बाकी दोनों जो ऑसिलेटर्स हैं उनके ग्राउंड लेवल के अंदर हम इसको प्लेस करें। तो ये हमारे पास 0 1 0 जो है कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और तीसरा जो तरीका है उसमें यह है कि हम आखिरी ऑसिलेटर के पहले एनर्जी लेवल में एनर्जी क्वांटा को प्लेस कर दें और बाकी दोनों जो ऑसिलेटर्स हैं उनके ग्राउंड लेवल में हम एनर्जी क्वांटा को प्लेस कर दें। तो इस तरह ये आपके पास 0 0 1 स्टेट हो जाएगी। अब यहां पर हमने देखा है कि एक मैक्रो स्टेट के अगेंस्ट हमारे पास तीन माइक्रो स्टेट्स आई हैं और हमें पता है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर एक मैक्रो स्टेट के अंदर जो मिनिमम है वो एक माइक्रो स्टेट हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो जब हमने ज़ीरो क्वांटा फर्ज किया था तो हमारे पास एक मैक्रो स्टेट के अंदर सिर्फ एक माइक्रो स्टेट आई थी। जब हमने वन क्वांटा फर्ज किया तो तब हमारे पास एक मैक्रो स्टेट के अंदर जो है वो तीन माइक्रो स्टेट्स आई हैं। चलें अब हम एक मैक्रोस्टेट और फर्ज करते हैं जिसमें हम एक ही एटम लेते हैं, लेकिन अब की बार हम दो क्वांटा ऑफ एनर्जी को फर्ज करते हैं। अब ये जो दो क्वांटा ऑफ एनर्जी है ये 0 1 और 2 लेवल्स में पाए जा सकते हैं। यानी पहली कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है कि ये दोनों क्वांटा पहले ऑसिलेटर के अंदर हैं और बाकी दोनों ऑसिलेटर के ग्राउंड लेवल के अंदर क्वांटा हैं। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि पहले ऑसिलेटर के ग्राउंड लेवल पे हैं और दूसरे ऑसिलेटर के सेकंड लेवल पे हैं और तीसरे ऑसिलेटर के भी ग्राउंड लेवल पे हैं। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकती है कि पहले ऑसिलेटर के ग्राउंड लेवल पे हैं, दूसरे के भी ग्राउंड पे हैं और तीसरे के सेकंड एनर्जी लेवल पे हैं। यानी हमारे पास ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन जो हैं। अब इसी तरह हम मज़ीद भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। यानी हम पहले ऑसिलेटर के पहले लेवल में एक क्वांटा प्लेस कर दें और दूसरे ऑसिलेटर के भी पहले लेवल में एक क्वांटा प्लेस कर दें और आखिरी ऑसिलेटर के ग्राउंड लेवल पे एक क्वांटा प्लेस करें। इस तरह आप देखेंगे हमारे पास 1 + 1 जो है वो टोटल एनर्जी क्वांटा सेम ही रहेंगे। तो ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। इसी तरह हमारे पास 0 1 1 भी है और इसी तरह हमारे पास 1 0 1 भी है। तो इस मैक्रो स्टेट के अगेंस्ट हमारे पास 6 माइक्रो स्टेट्स आई हैं। इसी तरह अगर हम एक एटम लें और तीन क्वांटा ऑफ एनर्जी को सपोज करते हैं तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट्स आएंगी, यानी इस मैक्रो स्टेट के लिए करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट्स जो आएंगी उनकी तादाद जो होगी वो 10 होगी।
और आप इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन तीन क्वांटा की ऑसिलेटर्स के अंदर चेक कर सकते हैं। इधर डायग्राम्स बनी हुई है और उनकी नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। चलें, अगर हम एक और मैक्रोस्टेट फर्ज करें जिसके अंदर हमारे पास एक एटम है और उसके अंदर 4 एनर्जी क्वांटा है, तो तब हमारे पास इस मैक्रोस्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी वो 15 होंगी। ऑसिलेटर्स के अंदर उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो ये हैं हमारे पास, और जो उनकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। अब अगर मैं अब ये जो मेरी लास्ट वाली मैक्रोस्टेट थी जिसमें मैंने एक एटम के अंदर 4 क्वांटा को फर्ज किया था, इसके अंदर मैंने देखा था मेरे पास 15 माइक्रोस्टेट्स आई हैं। अगर मैं इन माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी देखूं तो माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेम होती है, यानी ऑल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। अगर ये सारी इक्वली प्रोबेबल हैं तो इन तमाम माइक्रोस्टेट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/15 के इक्वल होगी। और अगर मैं इन माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास एक बार ग्राफ, डिस्क्रीट बार ग्राफ आता है जिसमें बार की हाइट जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि तमाम स्टेट्स की जो माइक्रो स्टेट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक जैसी है। चलें, अब हम एक ज़रा कॉम्प्लेक्स किस्म की एग्जांपल को देखते हैं। इससे पहले हमने ऐसी मैक्रो स्टेट्स को फर्ज किया था जिनमें सिर्फ एक एटम था। चले, अब हम एक ऐसी मैक्रो स्टेट को फर्ज करेंगे जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एक से ज़्यादा है, यानी अब हम दो एटम्स लेते हैं, एनर्जी क्वांटा हम 4 ही लेते हैं। यानी अब हमारे पास जो मैक्रो स्टेट है उसके अंदर हमारे पास दो एटम्स हैं और 4 क्वांटा ऑफ एनर्जी हैं। चलें, अब हम इन दोनों एटम्स को कोई नाम दे देते हैं। हम कहते हैं मेरे पास एक एटम ए है और एक एटम बी है, और इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के पास लाते हैं। अब एक एटम के लिए मेरे पास 3 ऑसिलेटर्स होंगे, तो दो एटम्स के लिए मेरे पास कितने ऑसिलेटर्स होंगे? मेरे पास 6 ऑसिलेटर्स होंगे। तो फिर से वही बात कि ये 6 के 6 ऑसिलेटर्स जो हैं वो एक जैसे हैं। अब अगर मैं दो एटम्स के लिए 4 क्वांटा ऑफ एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करूं तो मैं ये देखता हूं कि जो मैं एक टेबल बनाता हूं और उस टेबल के अंदर मैं पहले एटम ए और एटम बी को लेता हूं, और मैं कहता हूं कि एक मैक्रो स्टेट में फर्ज करता हूं, एक पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्रोस्टेट की, कि चारों के चारों क्वांटा जो हैं वो एटम ए के अंदर है और एटम बी के अंदर जीरो हैं। मुझे पता है कि अगर किसी एक एटम में 4 एनर्जी क्वांटा हो तो उसकी जो पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं वो 15 हो सकती हैं, और ये भी पता है कि किसी अगर एक एटम के अंदर 0 एनर्जी क्वांटा हो तो उसकी पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स जो हैं वो 1 हो सकती हैं। तो इस तरह मेरे पास जो टोटल माइक्रो स्टेट्स हो जाएंगी वो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो है वो 15 ही होगी। अगर मैं इसी तरह अगर मैं एक दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करूं तो मैं कह सकता हूं कि इन 4 एनर्जी क्वांटा में से पहले एटम के पास 3 एनर्जी क्वांटा हैं और दूसरे एटम के पास एक एनर्जी क्वांटा है। मैंने एक एटम और 3 एनर्जी क्वांटा की कन्फिग्रेशन भी पहले चेक कर ली हैं जो कि 10 आई थी। इसी तरह मैंने एक एटम के अंदर एक एनर्जी क्वांटा की कन्फिग्रेशन भी चेक की हुई है जो कि 3 आई थी। अगर मैं 10 को 3 से ज़रब दूं तो मेरे पास 30 माइक्रोस्टेट्स आएंगी इस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग। चलें, एक और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि एटम ए के पास भी दो एनर्जी क्वांटा है और एटम बी के पास भी दो एनर्जी क्वांटा है। अब किसी एक एटम के पास अगर दो एनर्जी क्वांटा हैं तो उसकी मेरे पास जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स थी वो दो हैं। अब यहाँ पे चूंकि दोनों एटम के पास दो दो एनर्जी क्वांटा हैं तो मैं इसे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर सकता हूँ, तो ये टोटल मेरे पास 36 कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएंगी माइक्रोस्टेट्स की। इसी तरह एक
चौथी पॉसिबिलिटी जो है कि वो एटम ए के पास 1 है एनर्जी क्वांटा है और एटम बी के पास 3 एनर्जी क्वांटा है। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 30 हो जाएगी। और जो पांचवी कन्फिग्रेशन है वो पहली कन्फिग्रेशन से मिलती जुलती है, यानी एटम ए के पास 0 एनर्जी क्वांटा है और एटम बी के पास 4 एनर्जी क्वांटा है। तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो टोटल जो माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगी इस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग वो यहाँ पास 15 आ जाएंगी। अब अगर मैं इन सारी माइक्रोस्टेट का सम करता हूं तो वो मेरे पास 126 के इक्वल आती हैं। तो अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी चेक करूं तो मेरे पास जो पहली 40 मैक्रोस्टेट थी उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 15 डिवाइडेड बाय 126 इज इक्वल टू 0.12। इसी तरह जो दूसरी मैक्रोस्टेट 31 थी उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 30/126 0.24। इसी तरह जो मेरे पास तीसरी यानी 2 एनर्जी क्वांटा वाली जो मैक्रोस्टेट होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0.28 आएगी। इसी तरह 13 के अगेंस्ट 0.24, इसी तरह 04 के अगेंस्ट 0.12। अगर मैं इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम करूं तो वो टोटल 1 के इक्वल आएगी। अगर मैं अब इन्हीं प्रोबेबिलिटीज का जो कि मैक्रोस्टेट्स वर्सेस द प्रोबेबिलिटी ग्राफ अगर मैं ड्रा करूं तो मेरे पास एक गाउसियन कर्व आ रहा है। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी ग्राफ है लेकिन ये गाउसियन कर्व्स की तरह है, यानी जहां पर वो मैक्रोस्टेट जहां पर एनर्जी क्वांटा दोनों एटम्स के दरमियान बराबर में तकसीम हुए हुए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास मैक्सिमम है। अब यही मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, और इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मल्टीप्लिसिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज किया है, यानी जब हमारे पास दो एटम्स हैं और हर एक की अलहदा अलहदा जो माइक्रोस्टेट्स हैं, अगर हम 40 माइक्रोस्टेट के लिए इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो टोटल माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगी वो 15, 30, 36, 30 और 15 और 120 आएंगी जो कि 126 के इक्वल है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किसी भी मैक्रोस्टेट के अंदर जो होती हैं वो असल में उसकी मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। यानी अब अगर हम कहीं पर भी मल्टीप्लिसिटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि किसी भी एक मैक्रोस्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं वो मल्टीप्लिसिटी है। चलें अब हम मैक्रोस्टेट जो हमने अभी फर्ज की हुई थी दो एटम्स वाली जिसके अंदर 4 क्वांटा थे, और फिर उसकी आगे उस मैक्रोस्टेट की हमने आगे 5 पॉसिबिलिटीज चेक की थी, और वो पॉसिबिलिटीज ये थी 40, 31, 22, 13 और 04। और फिर उसमें हमने ये देखा था कि जो मोस्ट प्रोबेबल थी यानी जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे हाईएस्ट थी वो 2 मैक्रोस्टेट्स थी। लेकिन उसके बरक्स हम पहले कह चुके हैं कि तमाम माइक्रोस्टेट्स जो होती हैं वो इक्वली प्रोबेबल होती हैं। अगर तमाम माइक्रोस्टेट्स इक्वली प्रोबेबल हैं तो ये 126 माइक्रोस्टेट्स भी इक्वली प्रोबेबल होंगी। अगर मैं इनकी माइक्रोस्टेट और प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट इनका ग्राफ ड्रा करूं तो मेरे पास बार ग्राफ आएगा जिसमें डिस्क्रीट बार ग्राफ आएगा प्रोबेबिलिटीज का, जिनमें से हर बार की हाइट जो है वो फिक्स होगी, क्योंकि ये तमाम माइक्रोस्टेट्स जो हैं इनकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी है। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विथ 2 क्वांटा इन ईच एटम आर हाईएस्ट, यानी जब हमारे पास दोनों एटम्स के अंदर दो दो क्वांटा थे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास माइक्रोस्टेट्स आई हैं वो हाईएस्ट हैं। तो हम ये कह सकते हैं सिस्टम जो है वो एवरेज एनर्जी को एग्जिबिट कर रहा है, और जो एनर्जी जो है वो एटम्स के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। अब इसको जो है वो इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब इस इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी को हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं।
रियल लाइफ के अंदर हम एक या दो एटम्स को डील नहीं करते हैं। रियल लाइफ के अंदर हम यूजुअली सॉलिड्स को डील करते हैं, और सॉलिड जो भी होता है वो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है। अब लार्ज नंबर ऑफ एटम से क्या मुराद है? लार्ज नंबर ऑफ एटम से मुराद है कि 10 रेज़ द पावर 23 एटम्स, 10 रेज़ द पावर 25 एटम्स एंड सो ऑन। चलें अब हम एक और मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमारे पास दो सॉलिड्स हैं और हम उनका जो है बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चलें हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो कि एक कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे मैंने पर्पल कलर से हॉट ऑब्जेक्ट को शो किया और कोल्ड ऑब्जेक्ट को मैंने ग्रीन कलर से शो किया है। अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा? एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट टिल द इक्विलिब्रियम वाज एस्टेब्लिश्ड। अब हॉट ऑब्जेक्ट को मैं सिस्टम ए कह दूंगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट को मैं सिस्टम बी कह दूंगा। अब दोनों सिस्टम जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। चलें अब यहाँ पर हमारे पास जो मैक्रो स्टेट है वो क्या बन रही है? हमारे पास मैक्रो स्टेट है टू सिस्टम्स with n number of atoms and q quanta of energy। अब हमने कहा कि सिस्टम A हैज n एटम्स और n की तादाद बहुत बड़ी है, 10 की पावर 25, 10 की पावर 23, 10 की पावर 30 एंड सो ऑन। और इसी तरह सिस्टम बी जो है वो n/2 एटम से मिलकर बना है, यानी सिस्टम ए के आधे एटम्स के बराबर है। अब इनिशियली जो सिस्टम ए था वो एनर्जी ई के ऊपर था, और जो सिस्टम बी था वो ज़ीरो एनर्जी के ऊपर था। यहाँ पर अगेन मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि ज़ीरो एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि उसकी एनर्जी ज़ीरो है, बल्कि वो सिस्टम अपनी मिनिमम एनर्जी के ऊपर है। जब हमने इन दोनों का कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर दिया तो फिर जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हमें पता है। वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी कि ये एनर्जी क्वांटा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगी? जहाँ पर नंबर ऑफ जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो हाईएस्ट होंगी। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स किसी भी एक मैक्रोस्टेट्स के अंदर जो है वो उसकी मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिसिटी को फाइंड करने का फार्मूला देख सकते हैं, और वो फार्मूला है कि मल्टीप्लिसिटी को यहाँ ओमेगा से हम शो करते हैं, और वो और ओमेगा जो है वो बराबर होगा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्लस q नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q फैक्टोरियल एंड n-1 फैक्टोरियल। अब अगर हम इस फार्मूले को यूज करते हुए हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी प्रोबेबिलिटी चूंकि हाईएस्ट है, तो उसी स्टेट में सिस्टम दोनों सिस्टम की पाए जाने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो दोनों सिस्टम्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनके दरमियान एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होगी। द एनर्जी वुड ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट इन अ मोर इक्विटेबल फैशन, और यही हमारे पास जो है इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी है।